जंगल में काफी तेज गर्मी थी। वहीं कालू कौवा और टुन्नू चिढ़ा नाम के दो किसान दोस्त रहते थे। वो दोनों अपने अपने खेत में इस बार आम की फसल लगा रहे थे। टुन्नू चिढ़ा अपने खेत में अच्छी पैदावार के लिए अपनी पत्नी रानू चिड़िया के साथ दिन रात मेहनत करता। वहीं कालू कौवा ज्यादातर आराम करता रहता। अरे टुन्नू, क्या दिन भर लगा रहता है? थोड़ा आराम भी कर ले जाकर। तेरे इतनी मेहनत करने से आम की खेती 2 दिनों में ही पककर तैयार नहीं हो जाएगी। मुझे देख, मैंने भी तेरी ही तरह आम की फसल ही लगाई है अपने खेत में, पर मैं तो इतनी मेहनत नहीं करता। अरे जितना वक्त लगता है उस फसल को पकने में, उतना तो समय लगेगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। अरे भाई कालू, मेहनत नहीं करूंगा तो पैदावार कैसे अच्छी होगी। अब तो मैं तभी आराम करूंगा जब मेरी आम की फसल मंडी में पहुंच जाएगी और उसके मुझे अच्छे दाम मिलेंगे। तभी मैं चैन की सांस लूंगा। तुझे पता है, इस आम की खेती को करने में मेरी पत्नी रानो मेरा कितना साथ दे रही है। मैं उसकी मेहनत ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। और तू वैसे तो जानता ही है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब बिन मौसम बरस जाए। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों की आम की फसल पककर तैयार हो गई। टुन्नू चिढ़ा और रानू चिड़िया के आम के खेत में मीठे रसीले आम लगे हुए थे, पर कालू के आम के पेड़ में बस 2-4 ही आम लगे थे, वो भी बहुत ही छोटे छोटे। ये सब देखकर कालू कौवा दुखी मन से अपने घर पहुंचता है। कालू जी, क्या हुआ? क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अब मैं दुखी ना हूं तो और क्या करूं गोरी। उस रानो और टुन्नू की खेत की फसल देखकर मेरे तो होश उड़ गए हैं। ये मोटे मोटे आम लगे हैं उसके खेत में। इस बार आम बेचकर वो मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा, और मेरे खेत में बस नाम के कुछ आम लगे हैं पेड़ में। समझ नहीं आ रहा इस टुन्नू को आम की फसल बेचने से कैसे रोकूं। कालू जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? रात में ही हम रानो चिड़िया और टुन्नू के खेत के सारे आम निकाल लेंगे और घर के पीछे जो खाली गोदाम पड़ा है ना, उसमें छिपा देंगे। और जब आम के भाव बढ़ेंगे तब उसे बेच देना। अरे वाह वाह, क्या उपाय सुनाया है तुमने गोरी। रात होते ही दोनों पति पत्नी टुन्नू के खेत में पहुंच गए। कालू और उसकी पत्नी गोरी ने टुन्नू के सारे खेत के पेड़ बर्बाद कर दिए और आमों को टोकरी में भर लिया। चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर सारी टोकरियों को एक एक करके गोदाम में पहुंचा दिया। अगली सुबह जब टुन्नू अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसी ने हमारे आम चुरा लिए हैं। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अब क्या होगा? टुन्नू जी हमारा। तभी झूठी सहानुभूति दिखाने के लिए कालू उनके पास आया। अरे टुन्नू, किसने ये काम किया? कुछ पता चला? देखो तो, दिन रात तुमने मेहनत करके इतनी अच्छी आम की खेती करी, जब बेचने की बारी आई तो चोरी हो गई। मैं तो कहता हूँ जल्दी से चोर का पता लगाओ। मुझे भी अब डर लगने लगा है अपनी फसल के लिए। खैर, जो होना था सो हो गया। तुम चाहो तो मैं कम कीमत पर तुम्हें अपने खेत के आम दे सकता हूँ। मैं फिर से अपने खेत में आम की खेती करूंगा। वही कालू अपनी करनी पर बहुत खुश था। समय बीतने लगा। अजी, क्या हुआ? आप बहुत खुश लग रहे हो। उस टुन्नू को रोते देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा है। आम के खेत को देखकर बहुत उछल रहा था। तुम्हें पता है गौरी, मैंने सुना है आम के दाम कुछ दिनों में बढ़ने वाले हैं। फिर हम ऊंची कीमत पर आम बेचेंगे। सोच, इस बार हमें कितने पैसे मिलेंगे। कालू रोज बाजार में आम की कीमत पूछने के लिए जाता। एक दिन वो खुशी खुशी घर लौटा। अरे ओ गौरी, आम बेचने का समय आ गया है। मंडी में आम की बहुत कमी हो गई है। लोग 1000 किलो भी देने को तैयार हैं। अब आम को बेचने का सही समय आ चुका है। फिर कालू और गोरी आम निकालने के लिए जैसे ही अपने गोदाम खोलते हैं, सड़ी हुई गंध बाहर आती है। दोनों पति पत्नी आमों की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। चीची, ये कैसी बदबू है? सारे आम सड़ गए। हम कंगाल हो गए। ज्यादा के चक्कर में अपनी फसल भी नहीं बेच पाए। हाय मेरे सपने। उधर टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई आमों की फसल लगाई। वो फिर से मेहनत कर रहे थे। जब एक दिन वो दोनों खेत में खाना खाने बैठे, तब एक बूढ़ा साधु बाबा उनके पास आए। बच्चा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। रानू चिड़िया अपना सारा भोजन बाबा को दे देती है। अरे बेटा, तुमने अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, तुम क्या खाओगे? बाबा, आप खा लो।
थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे, फिर हम खाना खा लेंगे। बाबा ने बड़े प्रेम से भोजन किया। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी फसल चोरी हो गई, ये सच है ना? हाँ बाबा, पर कोई बात नहीं, मैंने नई फसल लगाई है। बेटा, ये लो जादुई जल, इसे अपने खेत में छिड़क देना। फिर रानू और टुन्नू वो पानी अपने खेत में छिड़क देते हैं। अगले दिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आम की फसल एक ही रात में पककर तैयार हो चुकी थी। तभी वहीं बाबा फिर से आ जाते हैं। बेटा रानू, ये जादुई आम है। ये तुम्हारे खेत से कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जादुई आमों को बेचकर गरीबों की मदद करना। फिर रानू और टुन्नू जादुई आम बेचकर गरीब और असहाय पक्षियों की सहायता करने लगे। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। जंगल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। रानू का पति कुछ दिनों से बीमार था। बारिश की वजह से अब रानू के घर में भोजन भी खत्म हो चुका था। माँ, ये बारिश और कितने दिन तक चलेगी? मैं तो सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। पता नहीं गुड़िया बेटी, तेरे पापा और मैं 2 दिनों से भूखे हैं। अब हम क्या करेंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों माँ बेटी बातें कर रहे थे। तभी घोंसले में से पानी टपकने लगता है। ये क्या गुड़िया बेटी, ये घोंसले में से तो पानी टपकना शुरू हो गया है। गुड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें अब भी छत घास से ढकना होगा, वरना पानी अंदर आ जाएगा। वो दोनों माँ बेटी उस बारिश में घने जंगल में जाते हैं। जाकर वहाँ से घास लेकर वापस अपने घोंसले पर आते हैं। रानू और गुड़िया मिलकर उनके घोंसले को ठीक कर देते हैं। जहाँ जहाँ सुराख था वहाँ पर घास रख देते हैं। कुछ ही देर में छत टपकना बंद हो जाता है और घर के अंदर पानी आना बंद हो जाता है। रानू, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे लगता है कि अब मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूँ। टुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं बाहर जाती हूँ गुड़िया और आपके लिए कुछ न कुछ भोजन ले आ जाती हूँ। मगर रानू, तुम इतनी बारिश में कहाँ जाओगी? अगर मेरे पंख अब ठीक होते तो मैं ही अपनी बीवी और बच्ची के लिए कुछ न कुछ करता। टुन्नू जी, आप चिंता मत कीजिए, ये मेरे पास पुरानी बोरी पड़ी है, इसे अपने सिर के ऊपर से ढककर भोजन ढूंढने के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रानू चिड़िया अपने सिर के ऊपर बोरी रखकर बारिश में भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो कुछ अनाज लेकर घर आती है। जैसे ही जंगल में आधी रात होती है, रानू के घोंसले में फिर से पानी टपकना शुरू हो जाता है और जंगल में बाढ़ भी आ जाती है, जिस वजह से रानू का घोंसला पानी से भर जाता है। गुड़िया बेटी, हमारे घोंसले में पानी भर गया है, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हाँ माँ, अब हम पापा को लेकर यहाँ से जल्द निकलते हैं। फिर रानू अपने पति टुन्नू को एक टोकरी में रखकर कहीं ऊंची जगह ले जा रही थी, लेकिन अचानक बारिश की वजह से टुन्नू चिढ़ा उस टोकरी में से फिसलकर नीचे गिर जाता है और पानी में बह जाता है। टुन्नू जी, अरे टुन्नू जी, ये क्या हो गया? मेरे पति टुन्नू जी को कोई बचाओ, कोई है? कोई भी पक्षी रानू की मदद नहीं करता। थक हार कर रानू और गुड़िया पहाड़ों के ऊपर चली जाती है। माँ, पता नहीं पापा जिंदा होंगे भी या नहीं। गुड़िया बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हारे पापा कहीं ना कहीं जिंदा जरूर होंगे, वो लौटकर जरूर आएंगे। सारे पक्षियों को घने जंगल में एक टेंट दिखाई देता है। वो टेंट इंसानों ने छोड़कर गए हुए थे। फिर सारे पक्षी उस टेंट में जाकर आराम से बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भी अपनी बेटी को लेकर टेंट में जाकर बैठ जाती है। उन सब पक्षियों को टेंट में रहते हुए 4 दिन हो जाते हैं। माँ, और कितने दिन हम लोगों को टेंट में रहना पड़ेगा? मुझे तो बहुत भूख लग रही है माँ, कुछ ना कुछ करो। गुड़िया बेटी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बारिश रुकने तक हम सबको इस टेंट में ही रहना पड़ेगा। इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही टुन्नू अपनी पत्नी और अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस टेंट के पास आकर पुकारने लगता है। रानू, गुड़िया, तुम लोग इस टेंट पर हो क्या? बाहर आओ। तभी रानू बाहर आती है। अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। टुन्नू जी, आप जिंदा हो और आप खड़े भी हैं। गुड़िया बेटी, बाहर आओ, देखो कौन आया है। गुड़िया अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पापा, पापा, आप ठीक हो? टुन्नू जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? रानू, उस बाढ़ के पानी में बहते बहते न जाने मैं कितनी दूर चला गया। फिर एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उड़ने भी लगा।
2 दिन तो मैंने सिर्फ पानी पीकर ही गुजारे। मैं तुम लोगों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। मुझे क्या पता था कि यहाँ आप दोनों मुझे मिल जाओगे। अच्छा हुआ रानू, तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। अब चलो चलते हैं, एक मजबूत सा घर बनाएंगे। इस बार कितनी भी बारिश आने दो, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। टुन्नू को देखकर रानू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सारा जंगल घूम घूम कर मजबूत से लकड़ियां ढूंढकर अपने लिए एक अच्छा और मजबूत घर बना लेते हैं और अपनी बेटी गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो दुष्ट कौवे के घर के पास ही कबूतर का आमों का बाग था। पेड़ों पर सभी आम पक चुके थे। उसकी मीठी मीठी खुशबू से जंगल के सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। घर में बैठे हुए गौरी और कालू कौवे को भी आम की मीठी खुशबू आती है। कालू जी, आमों की मीठी मीठी खुशबू आ रही है, जी कर रहा है कि अभी जाकर उस आमों को तोड़कर खा जाऊं। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर आम खा जाऊं, लेकिन तुम देख रही हो ना, वो गंदे आंखों वाला कबूतर अपने बाग की कैसी रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी आम चोरी करने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं, जब वो कबूतर सो जाएगा तब हम आमों की चोरी कर लेंगे। लेकिन कालू जी, मेरा मन तो अभी आम खाने का कर रहा है। अब कुछ भी करके मुझे आम लाकर दीजिए। गौरी, अब तुम ऐसा करो, कबूतर को किसी बहाने से यहाँ बुला लो और अपनी बातों में उलझा रखो। तब तक मैं कबूतर के कुछ आम चोरी कर लूंगा। कालू जी, अगर आप आम चुराते समय पकड़े गए तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। गौरी, तुम बेकार में ही डर रही हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम कबूतर को बुलाकर अपनी बातों में उलझा रखना। तब तक उससे बातें करते रहो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। कालू कौवा के जाते ही गौरी कौवी झूठ मूठ का रोना रोने लगती है। अरे ओ कबूतर भैया, मेरे प्यारे कबूतर भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे घर में सांप घुस आया है, जल्दी से उसे यहाँ से निकाल दो। गौरी की आवाज सुनकर कबूतर अपनी बगीचे की रखवाली छोड़कर वहां आ जाता है। क्या हुआ गौरी, कहाँ सांप है? अभी बताओ, मैं उसे निकालता हूँ। मेरे घर के अंदर सांप घुस आया है, जल्दी अंदर जाकर उसे बाहर निकालिए। कबूतर एक लकड़ी ले जाता है, घोंसले के अंदर सांप को ढूंढने लगता है। उधर कालू कौवा बड़े ही आराम से कई सारे आम चुरा लेता है। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तो कबूतर वहां से जाने लगता है। गौरी, लगता है मेरे आने के डर से सांप भाग गया है। अगर फिर से आया तो मुझे बुला लेना। मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो जंगल के पक्षी मेरे आम चुरा लेंगे। कबूतर के जाने के बाद कालू कौवा मीठे मीठे आम चुराकर अपने घर वापस आ जाता है। ये लो मेरी प्यारी पत्नी जी, पके हुए मीठे आम, अब आराम से खाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर मीठे आम आराम से खाने लगते हैं। कालू जी, ये मीठे मीठे आम कितने मजेदार हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गौरी किसी न किसी बात में कबूतर को उलझाए रखती और कालू आम चोरी करके लाता। कबूतर भैया, जल्दी यहाँ आओ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए बुलबुल के पास से दवाइयाँ लाकर दे दीजिए। गौरी, तुम्हारा पति कालू कहाँ है? तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं कहती? मेरा पति कुछ काम वाम नहीं करता, पूरे जंगल में बस आवारा घूमता रहता है। मेरे लिए पेट दर्द की दवाई लाकर दे दीजिए कबूतर भैया। बेचारे कबूतर को गौरी कवि पर तरस आ जाता है। वो जल्दी से जाकर बुलबुल से दवाइयाँ लाकर गौरी को दे देता है, लेकिन अब कबूतर को शक हो जाता है। अरे ये क्या, रोज रोज मेरे पेड़ से आम कम क्यों हो रहे हैं? लगता है मेरे आम कोई चुरा रहा है। ये बात मुझे जल्दी से जाकर रानू को बतानी होगी। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। फिर वो सारी बातें रानू चिड़िया को बताने लगता है कि कैसे उसके आम कम हो रहे हैं। कबूतर भैया, आप अपने बगीचे को छोड़कर कहीं जा रहे थे क्या? नहीं रानू बहन, दिन भर में मैं कहीं नहीं जाता हूँ, बस गौरी की मदद करने कभी कभी चला जाता हूँ। कबूतर भैया, कल सुबह आप किसी पक्षी की मदद करने के लिए मत जाना और रात के समय में अपने पेड़ों पर जाल बिछाए रखना। जो भी चोर होगा पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन गौरी फिर से किसी बहाने से कबूतर को बुलाने लगती है, लेकिन इस बार कबूतर नहीं जाता है। कालू जी, अब क्या करें? ये मोटी आंखों वाला कबूतर अपने बगीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं गौरी, दिन में न सही, हम रात को आमों की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कबूतर अपने घर में सो जाता है। दूसरी तरफ जैसा रानू ने कहा था, कबूतर अपने पेड़ों पर जाल बिछा देता है।
रात होते ही दोनों पति पत्नी आम चुराने के लिए कबूतर के बाग में आ जाते हैं और जल्दी जल्दी आम चुराने लगते हैं, लेकिन वे दोनों पेड़ पर बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। ये क्या हुआ कालू जी, हम दोनों तो जाल में फंस गए हैं, अब क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुबह होते ही सभी पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम दोनों ही आमों की चोरी कर रहे हैं। अब तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी कबूतर रानू को लेकर वहां आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो, चोर आया चोर आया। अरे कबूतर, धीरे बोलो, सारे जंगल के पक्षी सुन लेंगे, हमारी बदनामी होगी। तो तुम दोनों ही थे क्या जो इतने दिनों से मेरे आम चुरा रहे थे? इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा था। कबूतर भैया, मेरे प्यारे कबूतर भैया, मैं तुम्हारे आमों का नुकसान भर दूंगी, कृपा करके हमें जाने दो। कबूतर भैया, इन दोनों को आज के लिए छोड़ दो। अगर ये फिर से कभी चोरी करेंगे तो हम इन दोनों को जंगल से भगा देंगे। उस दिन के बाद से वे दोनों चोरियां करना छोड़ देते हैं। कई दिनों से उस जंगल में तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से जंगल के सारे पक्षियों के खेत भी खराब हो चुके थे। पक्षियों को अब खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। जंगल में हर जगह पानी भर चुका है, जिसके कारण अब खाना मिलना मुश्किल हो गया। हाँ, बारिश के पानी में हमारा खेत भी बह चुका है और हमारा खाना भी बह चुका है। पता नहीं चल रहा है कि ये बारिश कब रुकेगी। कालू और गोरी के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है, वो अभी तक पानी में नहीं डूबा। हाँ, हमें सबको उसके पास जाकर थोड़े से आम मांग लेने चाहिए। तुम सही कह रही हो, जल्दी से चलो, कालू कौवे के पास जाकर आम मांगकर खाते हैं। फिर सब पक्षी उड़ते हैं और तेज बारिश में कालू कौवे के पास जाते हैं। जब वे उसके घर पहुंचते हैं, फिर लूसी कालू कौवे के घर के बाहर खड़कर कालू कौवे को बुलाने लगती है। कालू भैया, बाहर आओ, हमें आपकी बहुत जरूरत है। कालू कौवा बाहर आता है और वो पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, इतनी तेज बारिश में आप सबका मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? ये भूख क्या कुछ नहीं करवाती कालू? हम सब काफी दिनों से भूखे हैं, हमारा खेत और सारा भोजन पानी में बह चुका है, इसलिए हम सब तुमसे आम मांगने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ कालू, हम सबको एक एक आम दे दो, हमारे बच्चे और हम बहुत भूखे हैं। मैं तुम सबको आम तो दे दूंगा, लेकिन जैसे मैं पहले पैसों के बदले आम देता था, अभी भी वही करूंगा। पहले पैसे दो, फिर आम लो। मगर कालू, इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है, तो पैसे कहाँ से लाएं? अगर तुम सबके पास पैसे नहीं है तो मैं आम भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। वो सारे पक्षी निराश होकर एक बड़े से पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अब हम सब रानू के पास जा सकते हैं और उससे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वो काफी अमीर है। सभी पक्षी रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। रानू, जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, सारा खेत और सारा भोजन पानी में बह चुका है। हम सब पक्षी और हमारे बच्चे कई दिनों से बहुत भूखे हैं। हाँ रानू, पूरे जंगल में सिर्फ कालू कौवे के पास ही आम का पेड़ है, लेकिन वो हम सबको मुफ्त में आम खाने नहीं दे रहा है। रानू, इस समय में हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम हमारी मदद करो। हाँ दोस्तों, मैं आप सबकी मदद करूंगी। अब भी जाकर मैं कालू से वो पेड़ खरीद लूंगी। रानू कालू कौवे के घर चली जाती है। अरे रानू, मैंने अभी तो सब पक्षियों को यहाँ से भगाया था, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? कालू भैया, मुझे आपसे इन आम के पेड़ों को खरीदना है। बताओ कितने पैसे चाहिए? अगर मैं रानू को आम का पेड़ बेच दूंगा तो फिर पक्षी मेरे पास से आम नहीं खरीदेंगे। नहीं 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 रानू, मैं जंगल के सब पक्षियों को पैसों में आम बेचता हूँ, मुझे काफी ज्यादा मुनाफा होता है। मैं तुम्हें पेड़ नहीं बेच सकता। तो फिर कालू भैया, मुझे आधा आम का पेड़ बेच दो। एक दिन आप पक्षियों को आम बेचो, एक दिन मैं बेचूंगी। रानू, उसके लिए तुम्हें मुझे पूरे 10,000 देने पड़ेंगे, वरना मैं आधा आम का पेड़ नहीं बेचूंगा। रानू चिड़िया कालू कौवे से 10,000 में आधा आम का पेड़ खरीद लेती है। चलो अब मैं सभी पक्षियों को बता देती हूँ कि आधा आम का पेड़ मैंने खरीद लिया है। फिर रानू चिड़िया सीधा अपने दोस्तों के पास जाकर सारी बात बताने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों की बहुत मदद की हो। अब हम लोग और हमारे बच्चे पेट भरकर खा सकेंगे। रानू,
जब तुम्हारा दिन होगा हम सब पक्षी उस पेड़ से आम खा लिया करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। दोस्त ही दोस्त की मदद करता है ना। अब सभी पक्षी पेड़ से मुफ्त में आम तोड़कर मजे से खाने लगते हैं। धीरे धीरे कालू कौवे के दिन में पक्षी उससे आम खरीदना बंद कर देते हैं। अरे कालू जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो नुकसान में पड़ जाएंगे। आप ही कुछ ना कुछ करिए। ये रानू ने मेरे साथ धोखा किया। वो अपने दिन में सारे आम मुफ्त में रख देती है और सब पक्षी मुफ्त में खाकर चले जाते हैं। जब मेरा दिन आता है तो कोई भी पैसे देकर आम नहीं खरीदता। इस रानू की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इससे पहले और ज्यादा नुकसान हो, मैं रानू को पूरा पेड़ ही बेच देता हूँ। रानू, और एक 10,000 दे दो, मैं तुमको सारा पेड़ दे दूंगा। नहीं कालू भैया, अब मुझे पूरा आम का पेड़ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन में ही मेरे दोस्त अच्छे से आम खा लेते हैं। अगर तुम पहले लालच नहीं करते और पूरा पेड़ मुझे अच्छे खासे पैसों में बेच देते तो तुम्हें अच्छा मुनाफा होता। अब तो मैं आपसे पूरा आम का पेड़ नहीं खरीदूंगी। कालू कौवे को उसकी लालच बहुत महंगी पड़ जाती है। रानू चिड़िया उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया चिड़िया को आम खाने का बहुत शौक था। गुड़िया चिड़िया को सिर्फ आम ही नहीं, आम के पेड़ भी बहुत पसंद थे। गुड़िया चिड़िया के दोस्त मुन्नी और किक्की के आम के बाग थे। वो दिन भर सिर्फ आमों के बाग में उनके साथ ही खेलती रहती थी। गुड़िया बेटी, तुम इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ जा रही हो? तुम तो स्कूल जाने के समय में इतनी जल्दी नहीं उठती हो। अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रहे हैं। अब इतनी सुबह उठकर कहाँ जा रही हो? माँ, आपको पता है ना मुझे आम खाना कितना ज्यादा पसंद है। मेरे दोस्त किकी और मुन्नी के पास आमों के बाग है। मैं वहीं जा रही हूँ। दिन भर उधर ही खेलते रहूंगी और आम खाते रहूंगी। ऐसा कहकर गुड़िया चिड़िया अपने दोस्तों के साथ आमों के बाग में चली जाती है। गुड़िया गोरी कवि और लूसी कबूतरी के आमों के बाग में क्यों जाती है? मुझे नहीं पता। वह दोनों इतने अच्छे पक्षी भी नहीं है। गुड़िया, मुझे यहाँ पर खेल खेल के बोर हो रहा है। चलो ना हम नदी के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ आमों के बाग में खेलने के लिए आई हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा वो तीनों वहाँ खेल कूद रहे थे। तभी वहाँ पर मुन्नी की माँ गोरी किक्की की माँ लूसी आते हैं। लूसी, इस बार के आम बहुत मीठे हैं। हमें बाजार में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। गोरी, इस बार के पैसों से मैं सोने का हार बनवाना चाहती हूँ। तुम क्या कहती हो? हाँ, मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगी। तुम सही कह रही हो। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक बॉल आकर गौरी कव्वी के सर पर लगता है। गौरी आंटी, मुझे माफ कर दे। मैंने गलती से आपके ऊपर बॉल फेंक दिया है। अरियो चिड़िया, तू किसे आंटी कहकर बुला रही है? तू क्या मेरी बहन की बेटी है? गोरी आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे जंगल के सभी पक्षी ऐसा ही बुलाते हैं। तुम एक गरीब माँ की बेटी हो और मैं एक धनवान हूँ। ऐसे रिश्ते मिलाकर मुझे आंटी कहकर मत बुलाया करो। बच्चों, तुम इस गुड़िया के साथ क्यों खेल रहे हो? इसकी माँ बहुत गरीब है। कल से तुम दोनों इस गरीब के साथ नहीं खेलोगे, वरना जंगल के पक्षियाँ तुम्हें भी गरीब कहकर बुलाएंगे। गोरी कव्वी और लूसी कबूतरी बेचारी गुड़िया चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। गुड़िया रोते हुए घर लौटती है। गुड़िया बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं माँ, गोरी आंटी और लूसी आंटी ने मुझे उनके आमों के बाग से भगा दिया क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। गुड़िया बेटी, मैं ये सब पहले से ही जानती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो दोनों तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। आज के बाद से तुम उन दोनों के आमों के बाग में मत जाना। गुड़िया उन दोनों के बाग में जाना बंद कर देती है, लेकिन उसको आमों की पेड़ की बहुत याद आने लगती है। दूसरी तरफ किकी और चमकी लो भी गुड़िया को बहुत याद करते थे। मुझे आम के पेड़ बहुत पसंद है। अगर मेरे घर के सामने भी एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। गुड़िया होती तो कितना अच्छा होता। गुड़िया के बिना खेलने बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। क्योंकि गुड़िया को आम बहुत पसंद है ना, हम थोड़े से आम गुड़िया के लिए ले जाएंगे। वो आम देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर मुन्नी और किकी गुड़िया के लिए कुछ आम तोड़ के उसके पास ले जाते हैं। ये लो गुड़िया, तुम्हें आम खाना बहुत अच्छा लगता है ना? हम दोनों तुम्हारे लिए ही ये सारे आम ले आए हैं। दोस्तों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर मीठे मीठे आम खाने लगते हैं। गुड़िया चिड़िया को वो आम काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आम खाने के बाद गुड़िया चिड़िया को एक उपाय सोचता है। दोस्तों, मैं ये आम की गुठली ले जाकर अपने घर के आंगन में बो दूंगी।
1 महीना बाद मेरे घर के सामने भी एक आम का पेड़ रहेगा। गुड़िया चिड़िया उस आम की गुठली को आंगन में बो देती है और हर रोज पानी देने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। वो छोटा सा आम का पौधा एक बड़े से आम के पेड़ में बदल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन गुड़िया को उस पेड़ के ऊपर एक भी आम नजर नहीं आता है। गुड़िया बेटा, दिन रात तुम बस इस आम के पेड़ के पास ही बैठी रहती हो। माँ, 1 महीने पहले ही मैंने आम की गुठली को अपने आंगन में बोया है। अब देखो ना कितना बड़ा पेड़ में बदल गया है। थोड़े दिन बाद इस पर आम भी लगेंगे और मैं मजे मजे से आम खाऊंगी। रानू, मैं 1 साल से देख रही हूँ, वो पेड़ पे आम ही नहीं लग रहे हैं। इससे अच्छा तुम उस पेड़ को काट दो। लूसी और गौरी ऐसे रानू चिड़िया को हर समय चिढ़ाते रहते थे। ये क्या इतने दिन हो गया है, अभी तक एक आम का फल भी पेड़ पे नहीं नजर आ रहा है। ऐसा गुड़िया चिड़िया रोते हुए ही उस पेड़ के नीचे सो जाती है। रानू चिड़िया को अपनी बेटी को पेड़ के पास से उठाना अच्छा नहीं लगा था। वो गुड़िया को उधर ही छोड़कर अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही उस पेड़ पर ढेर सारे मीठे मीठे आम लग जाते हैं। अरे ये क्या माँ, एक ही रात इतने सारे आम। तभी वो पेड़ गुड़िया चिड़िया से बातें करने लगता है। गुड़िया, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं तुमको ये मीठे मीठे आम दे रहा हूँ। ये कभी ना खत्म होने वाले आम हैं। फिर उस दिन के बाद से रानू और गुड़िया उन आमों को तोड़कर बाजार में बेचने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। फिर रानू चिड़िया उन पैसों से एक बड़ा सा आम के बगीचे को खरीद लेती है। फिर रानू और गुड़िया गौरी और लूसी को अच्छे से सबक सिखाते हैं। रानू और उसकी बेटी गुड़िया एक झोपड़ी में रहते थे। वो झोपड़ी अंदर से पूरा टूटा हुआ था। रानू कालू कौवा के पास आम खरीदकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी, मगर कालू कौवा रानू चिड़िया को हमेशा महंगे दामों में आम दिया करता था। कालू भैया, मैं तो आपसे आम कितने साल से खरीद रही हूँ, पर आप इस बार इतने महंगे दाम में क्यों दे रहे हो? अरे रानू बहन, इस जंगल में मेरा एक ही आम का बाग है। तुमको खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से चली जाओ। रानू चिड़िया कालू कौवे से आम खरीदकर जंगल के पक्षियों को बेचने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर लाडो आती है। रानू बहन, जंगल के सारे पक्षियाँ आम बहुत महंगे दामों में बेच रहे हैं, पर तुम इतने सस्ते में क्यों बेच रही हो? लाडो बहन, अगर सारे पक्षी महंगे दामों पर आम बेचेंगे तो गरीब पक्षी क्या खाएंगे? इसीलिए मैं अपना ही नुकसान उठा रही हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। लूसी, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन मेरे तकलीफें दूर नहीं हो रही हैं। आम बेचकर मैं अपने लिए एक मजबूत घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक घर के लिए पैसे जमा नहीं कर पाई। रानू, तुम्हारा झोपड़ी कभी भी टूट कर गिर सकता है। इसमें रहना उतना सुरक्षित नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम अपना घर जल्दी से जल्दी मरम्मत कर लो, या तो नया घर बनवा लो। रानू और लूसी बातें कर रहे थे, तभी घर में से रानू की बेटी गुड़िया अपनी माँ को आवाज देती है। क्या हुआ लाडो बेटा? माँ, देखो ना, हमारे घर में धूप कितनी ज्यादा पड़ रही है। घर में हो या बाहर एक जैसा ही लग रहा है। इस धूप के वजह से मेरे सर बहुत दर्द हो रहा है। देखा ना लूसी, तुमने गर्मी के मौसम में धूप आकर सीधा घर में गिरता है, और बारिश के दिनों में तो घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ज्यादा पानी जमा हो जाता है। रानू, तुम एक काम करो, पहले तुम अपनी छत की अच्छे से मरम्मत करवा लो। फिर धूप हो या बारिश, कुछ भी घर के अंदर नहीं आएगी। उस दिन के बाद से रानू अपनी छत की मरम्मत के लिए और ज्यादा मेहनत कर रही थी। वो खड़ी धूप में बहुत मेहनत कर रही थी। वो दूसरे जंगल आम बेचने के लिए जा रही थी, तभी वो चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। ये क्या माँ, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई? मैं एक बार जाकर देख लेती हूँ। खड़ी धूप की वजह से गुड़िया अपने साथ एक पानी का बोतल ले जाती है। तभी उसको अपनी माँ बेहोश पड़ी नजर आती है। वो तुरंत बोतल में का पानी अपनी माँ के ऊपर डाल देती है। गुड़िया रानू पे पानी डालते ही रानू होश में आ जाती है। माँ, तुमको क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? गुड़िया बेटा, ये खड़ी धूप की वजह से मुझे चक्कर सा आ रहा था। चक्कर आके कब गिरी मुझे पता ही नहीं चला। माँ, तुम्हारा बदन बहुत जल रहा है। जल्दी से चलो, हम घर चलते हैं। गुड़िया तुरंत अपनी माँ को घर ले आती है और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आप जल्दी से मेरे घर आकर
एक बार उनका अच्छे से इलाज कीजिए। फिर वो बुलबुल डॉक्टर तुरंत गुड़िया के साथ उसके घर जाती है। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है, धूप के वजह से ये चक्कर आकर नीचे गिर गई थी। मैं थोड़ी सी दवाइयाँ दे रही हूँ। और हाँ, तुम ये घर जल्दी से मरम्मत करवा लेना, ये घर में बहुत गर्मी सी हो रही है। ऐसा कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से गुड़िया चिड़िया अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखती है। गुड़िया बेटा, मुझे अंदर से बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। ऐसा कहकर रानू आराम करने लगती है। ये सब देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। तभी गुड़िया के घर जग्गू और उसकी माँ गोरी आते हैं। वो दोनों माँ बेटा रानू और गुड़िया को हमेशा चिढ़ाते रहते थे। क्या हुआ गुड़िया, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मुझे अपने लिए और मेरी माँ के लिए इस घर को मरम्मत करवानी है। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गुड़िया बेटा, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा घर अच्छे से मरम्मत हो सकता है। गोरी मासी, जल्दी से मुझे बताओ, मैं अपने घर के मरम्मत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। गुड़िया, तुम घने जंगल में जाओगी तो तुम्हें अजीब सा एक फूल नजर आएगा। अगर तुम उस फूल को इस जंगल में ले आकर बाजार में बेचोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। ऐसा गोरी कहते ही गुड़िया घने जंगल की ओर चली जाती है। गुड़िया जंगल पूरा घूमती है। वो घने जंगल की ओर जाती है, लेकिन उसको कहीं भी वो अजीब सा फूल नजर नहीं आता है। जग्गू, तुम्हें क्या लगता है ये गुड़िया पागल है? मैं तो उसे झूठ कह रही थी, ऐसा कोई भी फूल नहीं मिलेगा। हाँ माँ, मुझे तो लगता है ये गुड़िया जंगल पूरा घूमते रहेगी शाम तक। उस घने जंगल के अंदर एक इंसान महर्षि था। वो गुड़िया को देख लेता है और उससे वजह जानने लगता है। बाबा जी, मैं इस जंगल के अंदर एक अजीब सा फूल ढूंढने के लिए आई हूँ। ऐसा कहते हुए वो इंसान महर्षि को सारी बातें बताने लगती है। गुड़िया बेटा, तुम्हारे दोस्त बहुत ही बदतमीज है। वो तुमसे झूठ कह रहे थे। जंगल में ऐसा कोई फूल नहीं है। तुम अपनी माँ के लिए कितना कुछ कर रही हो। मैं तुम्हें एक जादुई आम दे रहा हूँ। तुम इस आम को अपने घर ले जाकर इसके ऊपर पानी डाल देना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। फिर गुड़िया खुशी खुशी से उस आम को अपने घर ले आती है। गुड़िया, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी। माँ, आज के बाद से हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गुड़िया चिड़िया उस आम के ऊपर पानी डालती है। पानी डालते ही वो आम एक बड़े से घर में तब्दील हो जाता है। वो दोनों माँ बेटी आम के घर के अंदर जाते हैं। उस घर में बहुत ठंडा था। अरे वाह गुड़िया बेटा, ये घर तो बहुत मजबूत लग रहा है और बाहर तो आम भी लगे हुए हैं। इस तरह रानू चिड़िया उस आम के घर से आम तोड़कर पक्षियों को बेचने लगती है और अपने बेटी के साथ उस आम के घर में खुशी खुशी से रहने लगती है।